नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे या फिर उन्नति की बात करेंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रशासनिक अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। तो अभी जो सरकार हमारे देश में चल रही है उसको लेके आपका क्या सोचना है? सरकारी नहीं, राजनीति की बात हम लोग करेंगे पूरी। तो जिस तरह की राजनीति अभी देश में हो रही है उसको लेके आप क्या सोचते हैं या उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? राजनीति जो चल रही है उसमें तो निश्चित रूप से बदलाव चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वाद की राजनीति या फ्री की, मुफ्त की जो राजनीति है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे समस्या लगती है वो मुफ्त की राजनीति से लगती है। किसी भी चीज़ को, किसी को भी कुछ भी मुफ्त नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी उससे कराएं, कुछ भी करें। जो बहुत गरीब हैं, कहीं पर हैं, कुछ बहुत एक स्पेसिफिक वे में दे रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बट इन जनरल मुफ्त देना, जैसे आजकल या पहले से भी चलता रहा है, आजकल सबसे ज़्यादा बिजली का मुद्दा आया है, कुछ भी आया है, तो जो सक्षम लोग हैं उनको जरा भी कुछ भी मुफ्त नहीं देना चाहिए। सर, इसमें आप किसी कमी मानते हैं? ये क्या ये राजनीतिक पार्टियां या फिर ये लोग ही चाहते, जनता ही चाहती कि उनको इस तरह की चीज़ें, ये इन मुद्दों को हाईलाइट किया जाए? ये मुफ्त की राजनीति की जो आपने बात की, तो ये मुद्दे क्या जनता उठा के लाती है या फिर ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए जाते हैं? निश्चित रूप से जनता इन चीज़ों को पसंद जरूर करती है, क्योंकि बहुत बड़ी जनता है और कोई भी व्यक्ति मेहनत करके कुछ नहीं करना चाहता। सामान्य तौर पे हम अपने घरों में देखें, हमारा छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई करना नहीं चाहता। कोई भी बच्चा जो सबसे पहले अगर पेरेंट्स उसको इंस्पायर ना करें, उसको फोर्स ना करें, कुछ उसको कन्विंस ना करें, तो वो पढ़ाई नहीं करना चाहता। वो बेसिकली गेम खेलना चाहता है और सब मुझे ऐसे ही मिल जाए, मुझे मार्क्स मिल जाए। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो पेरेंट्स समझदार हैं, वो उसको इंस्पायर करते हैं कि नहीं बेटा, तुमको पढ़ना है, तुमको नंबर फ्री में नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर दिलवा भी देंगे तो भी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही जनता तो खैर ठीक है, हमको जो फ्री में मिल जाए अच्छा है। मुझे भी आज अगर सब कुछ कह दिया जाए कि तुम्हें बिल्कुल ऑफिस नहीं जाना है और सैलरी मिलेगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये देश हित में नहीं है। तो इसके लिए चूँकि जिम्मेदार सारे राजनीतिक दल ही हैं, तो बेसिकली वही प्रलोभन देते हैं, तो उन्हीं को बदलना होगा। जनता को तो दोष देना मेरे ख्याल से गलत है। जैसे आपने राजनीतिक दलों की बात की, तो हर राजनीतिक दल अपने आप को लोकतांत्रिक दल कहता है, पर एक्चुअल में फील्ड की रियलिटी क्या है या ज़मीनी सच्चाई की अगर हम बात करें, क्या सच में ये राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक होती हैं? अब अपने देश में जो अभी तक रहा है उसमें एक्सेप्ट बीजेपी, कोई भी दल लोकतांत्रिक तो किसी भी रूप में नहीं रहा है। थोड़ा बहुत बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से लोकतंत्र है, 7% तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये कि इस समय वर्तमान में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोकतंत्र अगर है तो इसी में है, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि बाकी सब तो केवल जेबी पार्टी अपनी चला रहे हैं, घरेलू सबकी पार्टी है। कोई भी एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं दिखता है जो घरेलू पार्टी का ना हो। बीजेपी में अभी भी इतना सब होने के बावजूद भी किसी एक आध का कोई बेटा बन गया, किसी का भाई बन गया, वो सब अलग बात है। लेकिन ओवरऑल सिस्टम कहीं ना कहीं देखिए, हर 3 साल में उनके अध्यक्ष बदल रहे हैं, हर जगह एक अनिश्चितता। तो मतलब यहाँ तक पेपर्स कह रहे हैं, आप ही की मीडिया कहती है कि योगी तक की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। तो जहाँ पे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोकतंत्र अगर है, पूरी तरीके से तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी में है, और बाकी तो पूरी तरीके से लोकतंत्र का तो कोई मतलब ही नहीं है। इवन अरविंद केजरीवाल जी जो लाए थे कि हम लोग भी, मतलब जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जी अनशन कर रहे थे उस समय तो इतना भावुक हो गए थे। आज हम लोगों को लोग, कई बार जो लोग अगर मोदी की तारीफ़ कर दें, योगी की तारीफ़ कर दें, तो मोदी भक्त कहते हैं। पता नहीं क्यों नहीं हमको लोगों ने उस वक्त केजरीवाल भक्त कहा था। हम तो केजरीवाल के उस नाटक पे भी बहुत ज़्यादा वो हो गए थे। खैर अल्टीमेट उन्होंने जो दिखाया वो तो मतलब, और उन्होंने इतनी जल्दी अपने को बदल लिया, तो मुझे तो लगता है उन्होंने भी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाई। जहाँ से हम पूरी उम्मीद कर रहे थे, आज वो भी उन्हीं की जेबी पार्टी हो गई है। तो अभी बीजेपी में कम से कम ऐसा दिखने में नहीं आ रहा है, जो चल रहा है उससे लगता नहीं है कि ऐसा आगे कभी होगा। लग रहा है कि ये लोकतांत्रिक पार्टी इन सबसे बेहतर रूप में बनी रहेगी, और बाकी तो देखिए क्या होता है। सर, अगर मैं बात करूं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो क्या होता है कि हर बार चुनाव में क्या होता है, कोई ना कोई एक राष्ट्रीय भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है। जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं? ये जनता है कि अपने मुद्दों से भटक जाती है, या फिर ये राजनीतिक दल है जो उनको चुनाव आते आते इन मुद्दों से भटका देते हैं?
नहीं, अब यहाँ तक स्थानीय मुद्दों की बात है तो स्थानीय मुद्दों में हम किसको लेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें स्थानीय मुद्दे क्या है तो बेसिकली हमारी नीड है अलग अलग। तो कुछ तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। अब ये कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये तो व्यक्ति का मुद्दा है। रोटी कपड़ा मकान की रोटी मिले, खाने का हमें रोज़गार मिले, कपड़ा मिले और मकान मिले, आवास हो, रहने का सुरक्षा हो, मेरी एक छत हो मेरे सर पे, स्वास्थ्य रहे मेरा, ये सब तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो ये स्थानीय मुद्दे क्या नहीं, ये तो एक हमेशा के मुद्दे हैं। और बाकी रही बात राष्ट्रीय मुद्दे, चाहे भावनात्मक हों चाहे जैसे भी हों, ये तो मुझे लगता होने चाहिए। इलेक्शन में अगर आप राष्ट्रीय मुद्दों पे, भावनात्मक मुद्दों पे, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो चाहे वो राष्ट्र से जुड़ा हो, ये मुद्दा होना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, उसका एक्सट्रीम लोगों के खिलाफ होके नहीं होना चाहिए, अपने लिए होना चाहिए। जैसे हम अगर अपने धर्म को, जैसे इस वक्त काशी विश्वनाथ का मुद्दा, लोगों ने उसको मुद्दा बना दिया। इनफैक्ट वो जब तक बन के तैयार नहीं हुआ, कोई मुझे लगता कोई पार्टी समझ ही नहीं पाई थी, इवन हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है और क्या निकल के आ जाएगा अचानक। तो जिस तरीके से वो निकल के आया, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। बाकी तो रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तो एक रूटीन है। ये रूटीन है, ये तो रेगुलर चलते रहेंगे। ये जद्दोजहद हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से चल रही है। ज़िंदगी की जंग, स्वास्थ्य रहे, अर्थ हो, व्यापार हो, उन्नति हो, तो ये सब तो तब से जंग चल रही है और वो आदि से अनादि तक चलेगी। सर, जब तक ये मूलभूत सुविधाएं, जैसे आपने बात की कि ये तो एक व्यक्तिगत है कि सबको चाहिए ही, लेकिन जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक फिर हम कैसे बढ़ पाएंगे उन्नति की तरफ? ये भी तो एक सवाल बनता है ना। नहीं, अब ये जो बात आपने कही ना कि जब तक ये पूरी नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई चीज़ एक ये होगी उसके बाद ही हम कुछ शुरू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, तो ये भी चलेगा और वो भी चलेगा। तो जब तक रोटी कपड़ा और मकान, रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, ये सब भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई छोड़ रहा है, इन पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। केवल काशी विश्वनाथ बन गया या अयोध्या में हमारा मंदिर बन रहा है, केवल इसको लेके ही हम कोई फैसले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि जब हमारा सुरक्षा के जितने भी काम हैं वो हो रहे हैं। मुझे एक डेवलपमेंट का काम मुझे याद है कि मैं अभी 2016 या 17 में गया था अंडमान। तो अंडमान जब मैं गया तो वहाँ पे क्या था कि वो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। तो मैंने कई लोगों से पूछा तो साहब ये यहाँ तो ऐसे ही रहता है, यहाँ तो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है भाई, परेशान रहे, कभी यही चलेगा, कभी वही चलेगा, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर जब मैं लौट के आया, मैंने ऐसे ही पढ़ा देखा, एक दिन पता चला कि मोदी जी ने 1200 किलोमीटर की, जो चूँकि अंडमान हमारा चाहे चेन्नई से जाइए या कलकत्ता से जाइए, 1200 किलोमीटर की समुद्र के अंदर समुद्र की डिस्टेंस है। तो उस समुद्र में केबल की लाइन डालना इतना खर्चीला काम था, लेकिन वो राष्ट्रीय सुरक्षा और पूरे उस द्वीप को अपने इंडिया से जोड़े रखने के लिए बहुत ज़रूरी था। वो मोदी जी ने उसको उद्घाटन कराया, किसी को पता भी नहीं था। तो वो जो अच्छा, उस कनेक्टिविटी से वहाँ के लोगों को बहुत सारी चीज़ें, रोज़गार से उनका जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो चीज़ें अपने आप बहुत सारी डेवलप होती हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो संचार क्रांति हो, चाहे वो और किसी भी तरीके से हो। कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतना ही रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बढ़ेगा। तो वो इस टाइप के काम भी चल रहे हैं लगातार देश में। तो वो मुद्दे, ऐसा नहीं है कि इन दो मुद्दों की वजह से वो सब ख़त्म हो गए हैं। तो ये मानना कि वो मुद्दे उभार पे हैं, हाँ, वो अलग बात है कि हर आदमी भावनात्मक ज़्यादा होता है। ये अभी हम लोग शायद अमेरिका और उस पैटर्न पे नहीं है जहाँ भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उन 2 मिनट के लिए बस दिमाग से सोचा, साथ में घूमे, उसके बाद हट गए। तो वो सब तो मेरे ख्याल से चलता रहेगा, साथ साथ चलेगा, और दोनों चीज़ें चल भी रही हैं। तो किस तरह से अगर हम लोग कार्य की बात करें, कोई भी, जैसे बहुत से लोग इसका बहुत दो पहलू देते हैं, उन लोगों को ये चीज़ शायद समझ में नहीं आती हैं, तो वो लोग इससे परेशान भी। आपकी नज़र में आप इसको किस तरीके से देख? मैं तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देखता हूँ कि डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी था, और डिजिटाइजेशन पे काम मुझे लगता है शायद कांग्रेस में राजीव गांधी की सरकार के समय से थोड़ा बेहतर शुरू हुआ था। और मुझे याद है कि जो एक आज की तारीख में कई, जब हम लोग समाज में कैटेगराइजेशन करते हैं तो पहले एक मिडिल क्लास उतना नहीं हुआ करता था। आज मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं कि मिडिल क्लास बहुत बड़ा डेवलप हो गया है, और ये सिर्फ डेवलप हुआ है डिजिटाइजेशन या ये कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो क्रांति, कंप्यूटर क्रांति जो आई है, ये उसी वजह से डेवलप हुआ है। लेकिन
थोड़ी सी उस समय शुरुआत हुई थी, तो सॉफ्टवेयर की क्रांति आई, तो एक अलग देखिए क्लास डेवलप हुआ। उस क्लास ने सरकारी नौकरी मांगना बंद कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग के बच्चे आज नहीं मांगते हैं, पता नहीं कौन चिल्ला रहा है कि सरकारी नौकरी चाहिए। हम लोग के बच्चे आज कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे सरकारी नौकरी करनी नहीं है, मुझे तो एक फिक्स कॉरपोरेट सेटअप में, एक जहाँ पर, और प्राइवेट सेक्टर में ये केवल कहने की बात है कि थ्रेट है नौकरी का। अगर आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो मुझे तो लगता है आपको लेने के लिए लोगों में प्रतिस्पर्धा होती है। सरकारी नौकरी में तो आदमी जो अच्छा भला योग्य जो इस वक्त सेटअप दिखाई पड़ता है, अच्छा भला योग्य आदमी आता है, वो बेकार हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ये सही है, डिजिटाइजेशन बहुत सही है। और गांव के लोग भी जो लगता है कि नहीं समझ पाते हैं, मुझे लगता है आज सब समझ रहे हैं। व्हाट्सएप और ये जितना भी मोबाइल है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, गांव तो छोड़िए, वो झोपड़ी गांव कहीं नहीं जहाँ पे ना पहुंचा हो। और सरकार भी, मुझे लगता है अब कनेक्टिविटी नेटवर्क, अब गांव में भी मुझे नहीं लगता कि अब कहीं कोई समस्या है नेटवर्क कनेक्टिविटी की। इस मन से आप जनता को क्या बोलना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को देखे, किन मुद्दों को समझे और किस तरीके से अपने वोट का सही इस्तेमाल करे? मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि पूरे परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति को देखा जाए, हर दल को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, किसी एक दो चीज़ों को लेके फैसले ना हों। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली कर दी, तो बस अब क्या किया है उन्होंने मुफ्त बिजली में, क्या किया है स्कूलों में, हर एक को रिव्यू करें और अब तक का उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो रिव्यू करें, प्लस दूसरे दल जो और बता रहे हैं उनको देखें। तो इसमें सारे मुद्दे पूरे एक सर्वांगीण उसमें देखें। योगी जी को कई बार लोग कहते रहे हैं कि साहब वो तो ठाकुर हैं, तो ठाकुर देखना उनको ठीक नहीं है। उनको देखना है तो ये देखो उन्होंने, उनकी सरकारों ने काम कौन से किए हैं और वो हर वर्ग के लिए है कि नहीं है। क्या उसमें से, उस योजना में से कोई ऐसा निकाला गया कि ये केवल ठाकुर के लिए है? ऐसा तो नहीं होगा। और छोटे मोटे मुझे लगता है इंस्टेंस तो हर कोई कहीं ना कहीं एक्सेप्शन तो कोई ना कोई कुछ भी निकाल सकता है। तो एक्सेप्शंस को लेके अगर कोई फैसला अपने मन में एक बात को लेके हावी कर लेता है कि नहीं वो गलत हैं, तो ये फैसला नहीं लेना। एक सर्वांगीण रूप में देखे कि सभी ने विकास, स्वास्थ्य में क्या हुआ, मतलब किन परिस्थितियों में। जैसे हम लोग ऑफिस में, मेरे ऑफिस में एक बड़ा वो रहता है कि हम लोग LIC में हैं, तो बजट हमारे यहाँ आता है कि आपको इस साल इतना टारगेट पूरा करना है। तो कोई भी टारगेट, शायद गिने चुने एक दो टारगेट छोड़ के करीब 12 टारगेट हमको मिलते हैं। हम 12 में 3-4 कर पाते हैं पूरे, बाकी नहीं कर पाते हैं। कोई 96% हो जाता है, एक आधे 80% भी रह जाते हैं। तो क्या होता है, लेकिन हमारा उसके बाद में CR लिखी जाती है साल के अंत में। उसमें टारगेट होता है कि ये पूरा करना था, तभी आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। इसके बावजूद हमारे जो सीनियर्स हैं वो जब हमको नंबर देते हैं तो मोस्ट, अगर मैंने एफ़र्ट्स पूरे किए हैं तो वो मुझे 10 में 10 नंबर देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि तुम्हारा ये, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बुक स्टाइल में वो नंबर देने लग जाए तो शायद मेरे नंबर 8 ही आएंगे, 7 ही आएंगे। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, आप उसमें साथ में वो ये भी देखते हैं कि आपने प्रयास क्या किया और क्या उसके पीछे आपकी सदिच्छा थी, आपकी सोच थी उसको पूरा करने की, या केवल मक्कारी करते रहे आप। तो मुझे लगता है कि इसी एंगल पे हमको प्रयासों पर रिव्यू करना चाहिए हर व्यक्ति को, और पिछले जो भी उसकी इमेज है वो भी काउंट करती है। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आईपा द्वारा चलाई जा रही है? निश्चित रूप से ये मुहिम बहुत अच्छी है कि हर व्यक्ति को और समाज के हर वर्ग को, हर ग्रुप को अपनी बात कहने का मौका मिले। तो और ये कंसोलिडेट होके, और जिम्मेदार जो लोग, जिम्मेदार हमेशा राजनीति के लोग ही होते हैं, क्योंकि जब सरकार वही बनाते हैं, नीतियाँ वही बनाते हैं, तो उन सब के लोगों तक पहुँचे ताकि कि हम सब लोगों की ये राय है, तो निश्चित रूप से जो उनको अपनी पॉलिटिक्स बदलनी पड़ेगी। क्योंकि बीजेपी जो आज सत्ता में आई है, उसने सिंपल एक नारा दिया था, जय श्री राम, उस ज़माने में जो उसकी कोर आइडियोलॉजी थी। उसके बाद जनता उससे अपने आप जुड़ गई, जनता की भावनाएं उसने समझी थी, वो जुड़ गई। तो लोगों, उन्होंने, अब इस वक्त पिछले 2 बार थे जब से योगी और मोदी जीत रहे हैं, बाकी पॉलिटिक्स भी समझने लगी कि जनता थोड़ा बहुत तो उस भावनात्मक मुद्दे को ध्यान रखती है, तो वो भी चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी सारी बातें अगर सर्वांगीण रूप में सारे राजनीतिक दलों के पास पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से वो भी
सोचेंगे कि अब हमें पॉलिटिक्स का तरीका अपना बदलना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे अनुराग श्रीवास्तव जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।